हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खूब अच्छे से मजे कर रहे होंगे। बच्चे 10th में आ गए हैं, 9th पास कर लिया है। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। तो मुझे पता है बहुत समय बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरी एक सर्जरी हुई थी और मैं बहुत फिट नहीं थी वीडियो बनाने के लिए, पर अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और हम अपने वीडियो का सफर वापस शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली पॉलिटेक्निक का दूसरा रूप आप बोल सकते हैं। स्टैब्लिश हुई थी 2020 में, अगस्त में। इसमें ये बच्चों को 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज या बैचलर कोर्सेज आफ्टर 12th या पीजी कोर्सेज, ये डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, मीडिया में, इन सब में ऑफर करती है कोर्सेज को। अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप जो इन वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, डीएसईयू के भी बहुत सारा जो सिलेबस है वो हम कवर कर रहे हैं। आपको उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम क्लियर करने में, एंट्रेंस एग्जाम डीएसईयू का क्लियर करने में। तो चलिए फिर हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्या टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो ये रहे। तो हमने इससे पहले पावर पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो इसमें हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, क्यों हमें वो लेनी पड़ती है, क्या जरूरत पड़ गई कि हम कमर्शियल यूनिट को लें, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे एनर्जी के ऊपर, जो 3 मार्कर न्यूमेरिकल्स होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर। मैंने 10th के बोर्ड से पहले बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए थे, उनको भी आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ और समझ में आएगा। एलॉय क्या होते हैं वो समझेंगे, और जब हम एनर्जी की और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एलॉय का क्या लेना देना है उनसे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट उसको समझेंगे, ये क्या होता है। फिर हम उसी इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिस तरीके के एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ एनसीईआरटी के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली आते हैं, जिस तरीके के अक्सर आते हैं, वो भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो इतने 5-7 टॉपिक्स को कवर करते हुए बन रही है। और इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि डीएसईयू का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो जुलाई में है, अभी अप्रैल से उसके फॉर्म्स भरे जाएंगे, तो वो भी कवर हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने जो लास्ट बात करी थी वो बात करी थी इलेक्ट्रिकल पावर की, और हमने कहा था पावर क्या होती है। हमने कहा था पावर होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो अपनी उसकी जो एनर्जी जो डेसिपेट होती है उससे, या वो जो एनर्जी कंज्यूम करता है पर यूनिट टाइम, हम उसको उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर बता रहे थे। हम कह रहे थे कि वो उसकी पावर होती है, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा इक्वेशन है तो हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एनर्जी क्या होगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हमको क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा। कैसी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। अब देखिए इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, यहां पे सारा खेल शुरू होता है। क्वेश्चंस एसआई यूनिट पे आते हैं, क्वेश्चंस कमर्शियल यूनिट पे आते हैं। तो अभी इसकी भी बात करते हैं। ये हम एसआई यूनिट देखते हैं, यूनिट इन एसआई, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की जूल होती है, ठीक है, बहुत छोटी यूनिट है जूल। तो क्या होता है कि अगर आप ये सोचिए कि हमारा इतना बड़ा घर है, हम जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसका बिजली का बिल भी पे करते हैं, राइट। हर मंथ ऐसे फ्री में तो हमको नहीं मिल रही, तो बिजली का बिल देना पड़ता है। तो वो बिजली का बिल कैसा होता है, अगर मान लीजिए हमको मंथली बिजली का बिल देना है, तो हम अगर बहुत छोटी सी यूनिट लेके चलते हैं तो हमको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। अगर हम किसी बड़ी यूनिट को लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास हमको बिल पे करना है कुछ 10,000 रुपए का, और हमारे पास मान लीजिए कि 1-1 रुपया है। अभी तो है नहीं, पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1-1 रुपए के नोट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वो 1-1 रुपए के नोट को अगर हम एक साथ करेंगे
उसका 10,000 हमें एक एक 10,000 का जो हमको अमाउंट पे करना है। सपोज हम बिजली का बिल दे रहे हैं 10,000 का, ठीक है, तो हम एक एक रुपए का नोट लेंगे तो कितने सारे नोट्स को लेना पड़ेगा, तो कितनी काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको देंगे उसको भी काउंटिंग करनी पड़ेगी, जो दे रहा है उसको भी बहुत सारी काउंटिंग करनी पड़ेगी, उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, सब कुछ है, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो अगर इसके बजाय हम ऐसा करें कि क्यों ना हम एक बड़ा डिनोमिनेशन ले लें, जैसे 2,000 रुपए का नोट ले लें, ठीक है, एक बड़ा डिनोमिनेशन ले लिया। अब हमको यही 10,000 का बिल पे करना है, तो 2,000 के नोट में बहुत कम टाइम एनर्जी हमारी यूज होगी। बड़ा डिनोमिनेशन है, हमने 5 नोट लिए, हमारे 10,000 हो गया, ठीक है ना, हमने आराम से दे दिया, और जिसने लिया उसको भी बहुत कैलकुलेशन या बहुत एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये देखने में, काउंट करने में कि कितने सारे नोट है, सही है कि नहीं है, उसको भी आराम से मिल गया, ठीक है ना। तो इजी हो गया ना। क्यों इजी हो गया? क्योंकि बड़ा डिनोमिनेशन था, तो सारा काम बहुत आसान हो गया, ठीक है ना, ले जाना आसान, काउंट करना आसान, देना आसान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। वही चीज यहाँ पे भी है। जब हम एनर्जी को जूल्स पे लेते हैं तो जूल्स बहुत छोटी यूनिट है, तो इतनी छोटी यूनिट का हम कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। कमर्शियल यूज मतलब जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जैसे मॉल्स हैं। अगर हम घर की भी बात करें तो हमारे महीने महीने का अगर बिल आ रहा है, तो हम पूरे महीने के बिल को अगर सेकंड्स में काउंट करके देना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके बजाय क्या करते हैं, हम एनर्जी का एक और यूनिट निकाल लेते हैं और उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये होता है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो होती किलोवाट आवर, ठीक है, उसको हम किलोवाट आवर में दिखाते हैं, या हम इसको यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट, आपने बिजली के बिल में देखा होगा, इतने यूनिट खर्च हो गए, इतने यूनिट खर्च हो गए, ऐसे करके बात होती है कि अगर इतने यूनिट से कम होगा तो बिजली के बिल में हमको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, या बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा, या जो भी, ठीक है ना। तो हम वो किलोवाट आवर या यूनिट एक ही चीज है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किलोवाट आवर हमारा क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक, एक बड़ी यूनिट है। क्योंकि अगर हमको जब ज्यादा एनर्जी को दिखाना होता है कि अगर इतनी ज्यादा एनर्जी कितनी हमारे घर में यूज हुई, कंज्यूम हुई, तो हम एक बड़े यूनिट को लेते हैं और वो हो जाएगी हमारी कमर्शियल यूनिट, ठीक है। जबकि जूल क्या है, वो एसआई यूनिट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप एनर्जी निकालिए कमर्शियल यूनिट में और फिर उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट भी करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या करते हैं, उसको कैसे करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो हमने कहा कि एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है, ठीक। तो हमारी कमर्शियल यूनिट क्या हो गई, कमर्शियल हो गई 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर। और जूल क्या है, हमारी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो देखिए ये कन्वर्जन है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट का एसआई यूनिट में कन्वर्जन इस तरह से किया जाता है। अब इसको देखिए, ये तो बिगर यूनिट है, ठीक है, ये बिगर यूनिट है, और ये क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है, ठीक। तो आपको पता होगा बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाय चांस आपको नहीं पता तो एक छोटा सा आपको ट्रिक दे देती हूँ, BSM SBD, इसको याद रखिएगा। क्या है ये, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट डिवाइड करेंगे। इजी हो गया, याद रखना, बहुत आसान है। आप देखिए, समझिए कैसे। कभी आपको अगर कमर्शियल यूनिट में दिया हुआ है और आपको एसआई यूनिट में निकालना है, तो ये बिगर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, तो BS क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमको स्मॉलर यूनिट में दिया हुआ है, मतलब जूल में दिया हुआ है, और हमको किलोवाट आवर में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर टू बिगर, SBD, हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। आसान हो गया ये फॉर्मूला। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो इस फॉर्मूले को
याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला आपको और देती हूँ, अगर बाई चांस बच्चों को कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा कन्वर्जन भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मुझे पता है वैसे आप लोगों को ये पता होगा, पर फिर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि हम कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाए। ये है हमारी बेसिक यूनिट, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या होती है, लीटर, मीटर, ग्राम, ये सब बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं मिली से, मिलीलीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, फिर आता है सेंटी, फिर आता है डेसी, फिर आता है डेका, फिर आता है हेक्टो, और फिर आता है किलो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, मिलीलीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, डेसीलीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेकालीटर, डेकामीटर, डेकाग्राम, हेक्टोलीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, या किलोलीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिक यूनिट्स है, सब एक दूसरे से 10-10 के डिफरेंस में है, ये सब 10-10 के डिफरेंस में है, ठीक है। सब 10-10 के डिफरेंस में। अब देखिए लगाइए, मान लीजिए कि हमारे क्वेश्चन में मिलीमीटर दिया हुआ है और हमको किलो, मान लीजिए मिलीमीटर दिया हुआ है पर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिली क्या है, अब ये सारे स्मॉलर यूनिट्स हैं, ये सब बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सारे, ठीक है। सबसे छोटी ये है, स्मॉलेस्ट है, और ये बिगेस्ट है, ठीक। अब मान लीजिए कि हमें मिली में दिया हुआ है और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कितने लूप से, 1 2 3, स्मॉलर से हमें बिगर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस साइड आ रहा है तो हमारी बिगर होगी, तो एस बी क्या करेंगे, डिवाइड, एस बी जी बोला था ना, कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा सेंटी में दिया हुआ है और हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तब भी सेंटी एक स्मॉलर यूनिट है, मीटर एक बिगर यूनिट है, तो एस बी फिर से डिवाइड करेंगे, एस बी डी कितने से, अब 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि हमारा मीटर दिया हुआ है पर हमको किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। तो अब ये स्मॉलर यूनिट, ये बिगर यूनिट कितने से डिवाइड कर देंगे, एस बी डी कितने से, 1000 से। उल्टा देख लेते हैं, अगर हमें बिगर यूनिट में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, हमें मीटर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, तो या वॉट भी ले सकते हैं, किलो वॉट को हमें वॉट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम पावर की बात कर रहे हैं, तो वो किलो, ये सारी चीजें उसमें भी चलेंगी, तो मैं इसके बजाय यहाँ पे लिख देती हूँ वॉट में, क्योंकि हम यहाँ पे इसको वॉट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो मान लीजिए कि हमारा किलो वॉट दिया हुआ था और हमको वॉट बताना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये बिगर यूनिट, वॉट स्मॉलर यूनिट हो गई उस केस में, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो बी एस एम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कॉमर्शियल यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, या एसआई यूनिट को कॉमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, ताकि हम ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा उसका मतलब क्या होता है, कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि जब कभी भी हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी निकालने के लिए पहली चीज होती है, हम फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू टी, ठीक है, इससे हम एनर्जी निकालते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमको पावर दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, उस केस में हमारे पास होता है P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे। मान लीजिए हमें आई भी नहीं दिया हुआ है, हमें आर दिया हुआ है, तो हम क्या से शुरू करेंगे, तो हम शुरू करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, जो भी चीज गिवन नहीं है वो इस फॉर्मूले से निकल आएगी। फिर नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई करेंगे, हमारे पावर निकल आया,
फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी क्या करेंगे, P इंटू टी करके हमने एनर्जी निकाल ली। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो क्या करिएगा, पावर आप हमेशा किलोवाट में ही लीजिएगा, हमेशा, कभी भी वॉट में मत लीजिएगा। क्यों, अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ। और टाइम को हमेशा आर में लीजिएगा, ठीक है। तो हमारी एनर्जी किस में निकल आएगी, हमारी एनर्जी निकल आएगी किलोवाट आर में। तो हम एनर्जी को चाहे कैसे भी पूछी हुई हो, चाहे एसआई यूनिट में क्यों नहीं पूछी हुई हो, हम उसको किलोवाट आर में निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमें कॉस्ट पूछी होती है तो उसमें हमें एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपको ये भी दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि एसआई यूनिट में भी हमको एनर्जी बताइए क्या है, तो हम उसमें सेकेंड्स में उसमें करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, टाइम भी बहुत यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक एक रुपया लेके जाएंगे और उसका 10,000 करेंगे तो काउंटिंग में बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें वो नहीं करना है, हमें सीधे 2,000 रुपए के नोट से शुरू करना, ताकि हमारा टाइम कम यूज है। बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जामिनेशन में आपको भले ही क्वेश्चन आता है, पर अगर आपने टाइम बहुत यूज कर लिया है कैलकुलेशन में तो फिर आगे का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें कॉस्ट भी निकालनी है, एसआई यूनिट में भी बताना है, तो एसआई यूनिट में करने के लिए हम किसी भी तरीके से उसको सेकंड में वॉट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हमारा चाहे कुछ भी दिया है, हमें किलो वॉट में पावर को लेना है, हमें टाइम को आर में लेना है, और हमारी एनर्जी किलोवाट आर में निकल आएगी, ये यूनिट भी होती है, ठीक है। तो अब जब हमारी एनर्जी यूनिट में निकल आई तो जो भी मान लीजिए सपोज एक कुछ निकल के आई 220 यूनिट या 220 किलोवाट आवर हमारी एनर्जी निकल के आ गई, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, 220 की हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि एसआई यूनिट में बताओ, तो क्या करें, अब हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट हमको पता है, सॉरी एक यूनिट की को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है वो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारी 220 यूनिट निकल आई है, उसको निकालने के लिए क्या है, मल्टीप्लाई कर दें, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स हो गया, यूनिट में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए क्या होता है, कैसे करेंगे, सपोज मल्टीप्लाई करके कुछ हमारा आ गया 336, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ठीक। हम इस तरीके से एनर्जी को बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें उसको पॉइंट्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखना है हमको इसको, हमें इसको लिखना है 3.36। अब 10 की कितनी पावर्स आएंगी, जितने नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना उतने ही 10 की पावर्स आती है इधर मल्टीप्लाई करके, इनटू 10 टू द पावर 2 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। अब ये 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 6 मिलके क्या बन जाएंगे, 10 टू द पावर 8, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अगर हमको इसको जूल्स, इसको एसआई यूनिट में बताना था एनर्जी को, तो देखिए कितना आसान हो गया, हमें सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकल आया। जबकि अगर आप उसको आवर्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, और उतने लंबे कैलकुलेशन में गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमारा सिंपल थंब रूल क्या है, हम किलोवाट आवर में ही आंसर को निकालेंगे, एनर्जी को निकालेंगे। अगर एसआई में पूछा हुआ है तो हम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जूल्स में निकल आएगा। हो गया इजी। चलिए करके देखें फिर इस क्वेश्चन को, इसको नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, चलिए थोड़ा अंडरलाइन करते हैं, हमें पहले पता चले कि क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमारे पास देखिए ये करंट गिवन है, फिर हमारे पास एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉस करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, वी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ हीटर फॉर 5 आवर्स, टाइम दिया हुआ है, एवरी डे फॉर 30 डेज, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, 5 घंटा 30 दिन तक चल रहा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आएगा पूरे आवर्स हमारे, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि एक यूनिट की कॉस्ट ये है, तो जितनी यूनिट निकल के आई है उतने में कितना पैसा चाहिएगा, कितना पैसा लगेगा, उसकी हमको कॉस्ट पता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो हमें बतानी है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर, कितने समय के लिए, 5 घंटा जो 30 दिन तक चल रहा है, ठीक। चलिए करते हैं। हमारा फॉर्मूला तो लगना है E इज इक्वल टू P इंटू टी। क्या पावर गिवन है,
पावर तो हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे शुरू करेंगे, पावर निकालेंगे। तो पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाए, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। हमारा V कितना गिवन है, हमारा V गिवन है 220 और I कितना गिवन है 10 गिवन है। तो हमारा कितना हो जाएगा, पावर कितनी हो गई 2200 वॉट। पावर की यूनिट वॉट में होती है, एनर्जी की यूनिट जूल में होती है। क्वेश्चन में हम यूनिट देख के ही समझेंगे कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। पर अभी जैसा मैंने आपको कहा कि पावर को वॉट में नहीं रखेंगे, हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम अगर पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2200 वॉट जो है वो हो जाएगा 2.2। हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, बिगर टू स्मॉलर, सॉरी स्मॉलर टू बिगर यूनिट, किलोवाट, ठीक है। ये हमारी पावर हो गई। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, ठीक है ना, 30 डेज के लिए। तो हमने कर दिया 5 इंटू 30, कितना हो गया 150 आवर्स, ठीक। अब देखिए हमारे पास पावर किलोवाट में है, टाइम हमारा आवर्स में है, यही हमने बात करी थी, ठीक है ना। अब एनर्जी निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू टी। ये कितना हो गया, P कितना है 2.2 इंटू टी कितना है 150। कितना आंसर आ जाएगा इसका 330, ठीक है। कितने में आई एनर्जी, किस में आ जाएगी, किलोवाट आवर, या हम इसको लिख सकते हैं 330 यूनिट। दोनों ही चीजें सही हैं, कुछ भी लिख लीजिए, या हम इसको लिख सकते हैं 330 यूनिट, ठीक है। दोनों ही चीजें सही हैं, 330 यूनिट भी बोल सकते हैं, 330 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में साथ में ये कहा हुआ है कि एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपीज 20 पैसा है। तो हमको 330 यूनिट की, जो हीटर 5 घंटे 30 दिन तक चला है और जहां पे करंट इतनी फ्लो हो रही थी, इस इतने वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, वो कंज्यूम करी 330 यूनिट की, ठीक है। तो हमको इसमें कितनी कॉस्ट लगी वो बताना है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट of electricity is equal to 5.20 rupees, ठीक है। तो cost of 330 unit of electricity कितना हो जाएगा 330 into 5.20 और ये आपका आ जाएगा 1716 रुपीज, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, हमको सिर्फ 3 स्टेप याद रखने हैं। एनर्जी जो है वो P इंटू टी होता है, पावर आपका हर बार किलोवाट में ले लीजिए, टाइम आप आर में ले लीजिए, उससे आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने की। तो आपका जो एनर्जी निकल के आएगी वो यूनिट में निकल के आएगी। एक यूनिट की दी हुई है जो आपने निकाली है, उसकी मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकल आया। मान लीजिए हमें तो ऐसा यूनिट में भी निकालना है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारी टेक्निक वही रहेगी, हम पावर दिया होगा तो E इज इक्वल टू P इंटू टी लगाएंगे, नहीं तो पावर निकालेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी को हम यूनिट में निकालेंगे, मतलब पावर को किलोवाट में, टाइम को आर में, और फिर जो यूनिट हमारी आ गई उसके बाद हमारा एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी पर यूनिट सी। तो एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है और जितनी यूनिट हमने निकाली है उसकी कॉस्ट हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम उसको देख लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 किलोवाट हीटर, 200 वॉट टीवी एंड 300 वॉट लैम्प्स। 3 चीजें दे रखी हैं। आर स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 PM to 10 PM। कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ठीक है ना। फिर दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ एक यूनिट ये इतनी है, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जबकि एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज 50 पैसा है, ठीक है ना। चलिए जो टेक्निक सोची है पढ़ी है उसी से बात करते हैं, उसी पे करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहली चीज P1 करके लेते हैं।
P1 कितना है हमारा? P1 है 2 किलोवाट। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑटोमेटिक किलोवाट में ही दिया हुआ है। P2 देखते हैं क्या है। P2 हमारा कितना गिवन है? 200 वॉट। 200 वॉट क्या करेंगे? वापस किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, इसको वॉट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेशन लंबा होगा। हमको 10-10 रुपया नहीं करना है 1000 रुपए, 10,000 रुपए देने के लिए, हमको 2-2 हजार के नोट देने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोवाट में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2 किलोवाट। ठीक है, फिर क्या करें, हम P3 देख लेते हैं। P3 क्या है हमारी? देखें 100 वॉट का एक लैंप है और कितने लैंप है? 3 लैंप है। तो हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 वॉट, या हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.3 किलोवाट। ठीक है, तो अब हमारी टोटल पावर क्या हो गई? पावर क्या हो गई टोटल हमारी? वो हो जाएगी 2 प्लस 0.2 प्लस 0.3। कितनी हो गई हमारी टोटल पावर? हमारी पावर बन गई 2.5 किलोवाट। ठीक है, अब टाइम देख लेते हैं। टाइम कितना हो गया हमारा? 6 से 10 बजे तक कितना घंटा हो गया? 4 घंटे। हमें इसको बिल्कुल भी सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, ये किलोवाट में ही रहेगा, ये आवर में ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम निकाल लेते हैं एनर्जी। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? P इंटू टी, दैट इज P कितना है हमारा? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। कितनी एनर्जी आ गई? 10 किलोवाट आवर, या हम कहेंगे 10 यूनिट। एक ही बात है, कुछ भी लिख दे। ठीक है, हमारा एक यूनिट की कॉस्ट हमको कितनी दे रखी है? इधर लिख लेते हैं। हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितनी दे रखी है हमें? हमें ये दे रखी है ₹5.50। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? ₹55। ठीक, तो 10 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 55 रुपीज। देखिए कितना सिंपल हो रहा है क्वेश्चन करना। ये सब 3 मार्कर क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल है। हमने सिर्फ एक ही ट्रिक लगाई है कि हम सब कुछ किलोवाट और आवर में ही रखेंगे। एसआई में अगर निकाल के देना है तो हम क्या करेंगे, उसको 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसमें जो आपको क्वेश्चंस लेके दे रही हूँ सब डिफरेंट तरीके के हैं, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी हमने एसआई का नहीं किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कैसे एसआई में कन्वर्ट करेंगे उसका करते हैं। इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एसआई वाली बात भी करते हैं। तो चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो बात कही थी कि एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एग्जैक्टली वही सारी चीजें आपको बताएगा कैसे करते हैं। तो आपका दिमाग में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या दिया है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट, वॉट हमें बताता है कि पावर दे रखी है, ठीक है। जूल हमें बताता है कि एनर्जी दे रखी है, ठीक। वर्क्स फॉर 2 आवर डेली, हर दिन 2 घंटा काम करता है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन एसआई, पहले एनर्जी कंज्यूम एसआई में निकालनी है, ठीक है, एंड फिर कॉमर्शियल यूनिट में भी निकालनी है, ठीक है। एंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रनिंग इट वो निकालना है इन दी मंथ ऑफ जून। अब देखिएगा यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दे रखा है, कोई डेज नहीं दे रखे, डेज आपको देखने हैं कितने हैं, ठीक है। एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट, तो 1 यूनिट का कॉस्ट दे रखा है 3 रुपीज, डेज आपको दे नहीं रखे, मंथ दिया हुआ है जून, तो आपको पता होना चाहिए जून के मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आपको एसआई यूनिट में निकालना है, कमर्शियल यूनिट में निकालना है, सिर्फ पावर गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। यही सारी हमने बात करी थी, यही सारी मैंने चीजें आपको समझाई थी। देखिए कितना आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना, चुटकियों में होंगे क्वेश्चंस। तो चलिए, एनर्जी
E इज इक्वल टू होता है P इंटू टी। ठीक है, हमारे पास P गिवन है क्या? हाँ गिवन है, ऑलरेडी किलोवाट में है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो एसआई यूनिट में भी पूछा हुआ है, सबसे पहले एसआई यूनिट में पूछा हुआ है, तो हम किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी कोई गलती मत करिएगा। हम आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप 10 रुपए के नोट में जा रहे हैं, फिर 10,000 देने में बहुत काउंटिंग होगी, टाइम खराब होगा, आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू पी, हमारा गिवन है 2 किलोवाट। सॉरी, पहले हमको जो गिवन है वो लिखना है। तो हमने लिखा P इज इक्वल टू 2 किलोवाट और टाइम हमारा गिवन है 2 आवर्स। ठीक है, तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी P इंटू टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एनर्जी? एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 2 किलो वॉट आवर। ये हो गया हमारा 4 किलो वॉट। सॉरी हमने तो मंथ लिया ही नहीं। सॉरी, देखिए छोटी छोटी गलतियां। ये 2 घंटे नहीं दिया हुआ है, जून भी तो दिया हुआ, ये तो हम भूल ही गए। तो 2 घंटा पर कितना चला है? पूरे जून के मंथ में चला है। जून में 30 दिन होते हैं, तो हमारा टाइम कितना हो गया? 60 आवर्स। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 120 किलो वॉट आवर। यह हम लिखेंगे इसको 120 यूनिट्स। ठीक है ना, क्लियर है? पर ये तो हमारी कमर्शियल यूनिट आई, हमने तो सेकंड वाले का आंसर पहले निकाल दिया। कमर्शियल यूनिट है, ये क्या है? हमारी कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, पर हमें तो एसआई भी बतानी है। क्या करें? बहुत सिंपल है। तो हमें पता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। जूल्स एसआई यूनिट है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी थी? 120 थी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। 3.6 कैसे लिखें? हम इसको लिखते हैं 120 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आ जाएगा 432 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। मैंने आपको क्या बोला है? हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको पॉइंट्स में निकालेंगे। एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाना चाहिए। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4.32। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, वो तो ऑलरेडी है, ये लिख दें। अब देखिए 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 6 क्या बन जाएगा? टोटल होके ये बन जाएगा, ऐड हो जाते हैं ना ये एक्सपोनेंट्स, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे जूल्स। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा एसआई यूनिट आ गया। तो हमारे एसआई यूनिट कितनी हो गई? एसआई यूनिट में एनर्जी कितनी आ गई? एसआई यूनिट में आ गई एनर्जी हमारी 4.32 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स। कितना इजी हो गया, कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हुई नहीं अभी। नहीं तो आप इसको किलोवाट को वॉट में करते, आवर्स को सेकंड्स में करते, घंटों लगे रहते इसी कैलकुलेशन में। ठीक है ना, और टाइम और खराब हो जाता है। ठीक, तो अब हमारी ये 2 चीजें तो पूरी हो गई। तीसरा हमें क्या करना है? हमें रेट बताना है। अगर 3 रुपए 1 यूनिट का रेट है तो टोटल कितनी कॉस्ट हुई? तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 1 यूनिट है ₹3। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कितनी यूनिट थी? 120 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाइड बाय 120। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी? 360 रुपीज। सिंपल, 2 मिनट में आंसर सारा निकल आया, क्योंकि हमने तो सेकेंड में और वॉट में करने की गलती करी ही नहीं। ठीक है ना, तो देखिए खटाखट आपका आंसर आ गया। इजी, प्लीज नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है एलॉय। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है? एलॉय को समझते हैं पहले। एलॉय होता क्या है, फिर उसकी क्या यूटिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है,
तो जब भी कभी मेटल को दूसरे मेटल के साथ में मिला दिया जाता है या मेटल को नॉन मेटल के साथ में मिलाते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है, इस सब्सटेंस को हम कहते हैं एलॉय। तो गोल क्या है इसको बनाने में? तो गोल टू मेक अ एलॉय वो ये होता है कि हम कई बार किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हमको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ वाली कोई मेटल की जरूरत है, या हमको किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ऐसा कुछ चाहिए मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस जो है कोरोजन के लिए थोड़ी ज्यादा हो, या फिर उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का चाहिए, या फिर हमको उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा चाहिए। तो इन सब चीजों के समय में जो हम यूज करते हैं वो होते हैं एलॉयज। एलॉयज को यूज करते हैं हम दो मेटल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जो यूज मिक्स करते हैं। तो अब जो नया मेटल बना है, अब जो नया एलॉय बना है, इसकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली ओरिजिनल मेटल से बेटर होती है। जैसा हमको चाहिए उस तरीके की चीजों को हम यूज करके उसको जो भी चाहिए वो हम उस पर्पस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या जरूरत होती है? तो चलिए समझते हैं कि कई बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसे अप्लायंसेस चाहिए होते हैं घर के अंदर, जैसे मान लीजिए बहुत ठंड हो रही है तो हमारा सिर्फ ये जो बल्ब चल रहा है उससे तो गर्मी नहीं मिल जाएगी, तो हमको कोई ऐसे अप्लायंस चाहिए जो कमरे को गर्म कर दे, जो अगर मैं नहाने जाऊं तो पानी को भी गर्म कर दे। ठीक है, या अगर मेरे को कहीं जाना है तो मेरे कपड़े अच्छे से आयरन कर दे। ठीक है, तो कोई गर्म आयरन के लिए क्या चाहिए? कोई अगर आपके सिलवट है कपड़ों पे तो वो कैसे ठीक होगी कि हम उसमें आयरन करते हैं, गरम गरम उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों के लिए हमको एक डिफरेंट तरीके का अप्लायंस चाहिए जो नॉर्मल हमारी जो लाइट है उससे काम नहीं चलता, जो बल्ब जल रही है उसमें जो हीट है उससे काम नहीं चल रहा, हमें तो उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके। यहाँ पे यूज होता है अप्लायंसेस, सॉरी एलॉयज का। ठीक है, इन चीजों को फुलफिल करने के लिए कई बार कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, कहीं पे आपको एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिफरेंट तरीके से चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए हमें एलॉय की जरूरत इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं उसके आगे। तो हमने बात करी कि एलॉय क्या होता है, जब हम कभी मेटल एंड नॉन मेटल को मिक्स कर लें या मेटल एंड मेटल को ही मिक्स कर दे तो हमारा एलॉय बन जाता है। तो कौन सी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एलॉय के अंदर होती हैं जिसमें हम इसको इतनी ज्यादा यूज कर पाते हैं? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एलॉय की? पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी हाई रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होता है? कुछ पहले के टॉपिक को आप देखिएगा वीडियोस को, रेजिस्टेंस वाले जो टॉपिक है उसमें मैंने रेजिस्टिविटी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे हम उतना वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको नहीं पता रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का डिफरेंस क्या है तो प्लीज पहले के वीडियोस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनीवेज, तो जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर मैं एक कॉपर का वायर ले रही हूँ जो इतना लंबा ले रही हूँ, तो ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मैं अगर कोई एलॉय लूंगी क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो वो गिवन रेजिस्टेंस के लिए छोटा सा लेंथ ही जो है वो उतनी ही हीट दे देगा जितनी हीट ये इतना लंबा वायर दे रहा है। ठीक है, तो सेम हीट दे देगा क्योंकि इस बार जो हमने एलॉय यूज किया है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या इस एलॉय की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसको इतना ज्यादा यूजफुल बनाता है, वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होता है कंपैरेटिवली, और ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब होना होता है, ऑक्सीडाइज होना मतलब होता है कि जलते नहीं है। तो हम लिखेंगे डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इवन इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो एलॉय को बहुत ही ज्यादा यूजफुल बना देती हैं। ठीक है, तो अब कई बार क्वेश्चन एज इट इज आता है कि एलॉय की कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये दो प्रॉपर्टीज को लिखेंगे कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो एक गिवन रेजिस्टेंस के लिए वो बहुत स्मॉल लेंथ का जो वायर होता है वो हमको यूज करना पड़ता है, हमको बहुत लंबा वायर नहीं चाहिए होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कहां कहां पे हम इसको कैसे कैसे यूज कर लेते हैं हमारे पास। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय अपने इन्हीं दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से, जिसमें एक है हाई रेजिस्टिविटी और दूसरा है
ये ऑक्सीडाइज नहीं होता इवन एट हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसका यूज होता है, कहीं पे इसको हीटिंग एलिमेंट की तरह से यूज करते हैं और कभी कभी हम इसको अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो अलॉयज हैं, एक है नाइक्रोम, ठीक है, और दूसरा है टंगस्टन। सुना होगा आप लोगों ने बहुत इसको, ठीक है। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम को बेसिकली यूज करते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, मतलब हीटिंग एलिमेंट्स में, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे हीटिंग एलिमेंट में, ठीक। और टंगस्टन क्या होता है? हम इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्यों नाइक्रोम को हम थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं? क्योंकि नाइक्रोम क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं गीजर बना रही हूँ, या मैं अगर कोई हीटिंग एलिमेंट बना रही हूँ, या मैं आयरन बना रही हूँ, तो मैं किसको यूज करूंगी? नाइक्रोम को यूज करूंगी, क्योंकि उसमें टंगस्टन से भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वेयर एज टंगस्टन जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो टंगस्टन को हम किस में यूज करते हैं? बल्ब्स के जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन से बने होते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं करेगा, फिलामेंट टूटेगा, ब्रेक नहीं होगा, तो बल्ब जो है वो फ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा अब ये क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या होता है, जब वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे ही मैंने बल्ब ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे तो वो करंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब वो मूव करते हैं तो वो टकराते चलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जब वो टकराते हैं तो क्या होता है, उससे एनर्जी बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी डिसिपेट होती है, वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो वायर है वो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसको ऐसा समझते हैं कि समझिए कि पापा मम्मी कहीं घूमने गए हुए हैं और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। मम्मी पापा समझा के गए कि भाई तुम लोग टीवी मत देखना। अब मम्मी पापा तो चले गए घर से, तो आप तो बिल्कुल फ्री हैं। आपने कहा चलो थोड़ी देर देख लेते हैं, जैसी मम्मी आएंगी उस समय बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब मम्मी को पता चल गया, मम्मी घर पे आई, मम्मी ने टीवी में हाथ रखा, मैंने कहा अच्छा टीवी देख रहे थे, ठीक है। कैसे पता चला? उन्हें टीवी के ऊपर हाथ रखा और टीवी गर्म था, क्योंकि टीवी चल रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रही थी। तो जब करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से एनर्जी बाहर निकलती है, इसीलिए कोई भी अप्लायंस गर्म हो जाता है। आप देखिए अपना, हम अगर फोन को ही चार्जिंग पे लगाते हैं तो फोन भी थोड़ा हीटअप होता है ना। तो जो भी अप्लायंस में करंट फ्लो हो रही है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मम्मी को भी समझ में आ गया कि अच्छा आपने अभी टीवी देखा था, फिर होती है पिटाई, फिर होता है टीवी बंद, है ना। तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो टकराते हैं तो एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है, और वो हमको हीट के फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक। तो अब ये अमाउंट ऑफ हीट, कितनी एनर्जी बाहर निकली, वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्या है जूल्स लॉ? जूल्स कहते हैं कि अगर कोई ये बल्ब है, अगर कोई ये समझ लीजिए रेजिस्टेंस है आपका वायर, ठीक है, तो ये आर रेजिस्टेंस है और इसमें करंट आई जा रही है, कुछ टी टाइम तक के लिए जा रही है, तो वो कहता है, जूल्स लॉ कहता है कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है उस इस वायर में जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, जितनी देर ये करंट इसमें पास हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, या मैं इसको हटा दूं और इक्वल टू कर दूं तो हम कहेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये क्या है? यही जूल्स लॉ है, ठीक है। ये इसी को जूल्स लॉ कहते हैं। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, अभी उसकी भी बात करेंगे, ठीक। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है? वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम जितनी देर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क करेंगे, बहुत बार एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे है। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, पहले इसमें क्या क्या दिया है, कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। कह रहा है टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, उसका मटेरियल सेम है, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ, उसकी लेंथ इक्वल है, इक्वल डायमीटर, ठीक है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ठीक है, इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, अब उसका जो रेशियो है वो निकालना है। जब हमने इनको सीरीज में इससे हीटिंग प्रोड्यूस हुई और फिर उसका जब हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो उससे जो हीटिंग प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो चलिए अब करके देखते हैं क्या क्या गिवन है। ये कह रहा है अब देखिए अगर मटेरियल सेम है और हमारा रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता था, याद है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मटेरियल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा मटेरियल सेम है, ठीक है, हमारी लेंथ सेम है, हमारा जो डायमीटर है वो भी सेम है, ठीक है। तो हमारा ए सेम है, एल सेम है, एम सेम है, तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, बराबर ही तो हो गए, सेम ही तो हो गए बिल्कुल, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, या तो लेंथ आगे पीछे हो जाती, या क्रॉस सेक्शन एरिया एक का मोटा होता है एक का कम होता है, या मटेरियल अलग अलग हो जाता है। यहाँ तो सब कुछ सेम है दोनों वायर्स के, ठीक है। तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, जो R1 और R2 रेजिस्टेंस है हम लिखेंगे सिंस लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया and material are same, so क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, हम दोनों को R ले लेते हैं, दोनों ही R के बराबर हो गए, R1 R2 तो है नहीं, दोनों के बिल्कुल बराबर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखिए अब दूसरी चीज क्या दे रखी है, इसने कहा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर सीरीज में है तो हम I स्क्वायर R लगाएंगे, I स्क्वायर RT लगाएंगे, पैरेलल में है तो हम V स्क्वायर अपॉन R इंटू T लगाएंगे, ठीक है ना, ये बात कही थी। पर यहाँ पे हमें करंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वो कैसी है, क्योंकि हमें तो दो अलग अलग तरीके से जोड़ना है, एक सीरीज में जोड़ना है, एक पैरेलल में जोड़ना है, पर साथ में ये कहा हुआ है आप सीरीज में जोड़िए या आप पैरेलल में जोड़िए, दोनों ही केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो देखिए हम इसी वाले फॉर्मूले को सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम सीरीज के लिए नहीं यूज कर रहे थे, हमें लग रहा था कि यार पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होता है, यहाँ तो उन्होंने कहा कि वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है। तो चलिए हम पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं टोटल सीरीज का, सीरीज में क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R दैट इज इक्वल टू 2R। अब रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका R ऊपर 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाई R, और अगर सॉरी ये 1 अपॉन R की वैल्यू थी, और अगर हम RP की वैल्यू ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा R बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए, 2R सीरीज के लिए, R बाई 2 पैरेलल के लिए। चलिए यूज करते हैं हमारा फॉर्मूला, तो हमने पहला फॉर्मूला यूज किया, H सीरीज क्या हो जाएगा हमारा, V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू T, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गई। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, V स्क्वायर अपॉन R, अब यहाँ पर 2 लगाने के बजाय मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है ना, इंटू T, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें तो रेशियो निकालना है, कैसे रेशियो निकालना है, सीरीज से पैरेलल का निकालना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सीरीज से पैरेलल का रेशियो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू T डिवाइडेड बाय 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये पलट जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका R इंटू क्या था हमारा, 2V स्क्वायर इंटू T, ठीक है। तो ये T कैंसिल, ये R कैंसिल, ये V स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए अब
बचा क्या है यहाँ पे, RS रेशियो RP बचा हुआ है 1, ऊपर बचा हुआ है, नीचे ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, RS रेशियो RP कितना आ गया, 1:4 आ गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, हमने क्यों ऐसे किया, क्यों हमने ये फॉर्मूला लगाया, क्यों हमने सारे रेजिस्टेंस को सेम लिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसका जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे ले लेते हैं, इसके पार्ट 2 में ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, आपको मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है, तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन जरूर दबाइएगा, तभी आपको पता चलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो कब रिलीज हो रही है। ठीक है ना, और प्लीज बहुत अच्छे से इसे पढ़िएगा और एंजॉय करिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।